अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? अच्छा जी बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का ये आखिरी रीडिंग वाला जो टॉपिक है हमारा वो रह गया, पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, काफ़ी दफ़ा आता है और ये उतना ही आसान भी है और मज़ेदार चीज़ है, इजीली आपको समझ आएगा। पावर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी हम काम करते हैं, वर्क डन करते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी चीज़ को उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। जैसे हमने पीछे डिफ़ाइन किया कि वर्क डन क्या होता है, किसको कहते हैं। अब ज़ाहिर है उसमें फोर्स लगती है, डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है, तो वो वर्क डन होता है। लेकिन अब साथ उस वर्क डन के साथ हमने टाइम को भी ले आना साथ, कि जो हम काम कर रहे हैं वो कितने टाइम में कर रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं। इन मैनी केसेस द टाइम टू डू वर्क इज एज इम्पॉर्टेंट एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कहते हैं कि बाज़ हालात में ऐसा होता है कि जैसे कि काम करना इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से बाज़ हालात के अंदर टाइम, कितने टाइम में वो हम काम कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सपोज यू वॉक अप अ हाइट, कहते हैं आप फ़र्ज़ करें कि आप एक हाइट एच तक चलते हुए, सीढ़ियों के ऊपर से चलते हुए ऊपर तक जाते हैं, ठीक है। यू डू वर्क, डेफिनेटली आप काम करेंगे, बिकॉज यू आर लिफ्टिंग योर बॉडी। क्योंकि काम फिर क्या हुआ है कि आपने अपनी बॉडी को लिफ्ट किया है, उठाया है उतनी हाइट तक, क्योंकि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर वाली मंजिल पे गए हैं, तो अपने आप को लेके गए हैं ना, तो आपका जो वेट है उसी वेट को आप लेके गए हैं ऊपर, तो डेफिनेटली आपने काम किया। अब वो जो काम है उस बॉडी में, यानी अपने आप के अंदर ही एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, क्योंकि हम ऊपर वाली मंजिल पे चले गए हैं। हाइट एच, फॉर एग्जांपल 5 मीटर की जो हाइट है वहां तक हम गए हैं, तो उसके अंदर जो है एनर्जी स्टोर होगी है mgh की शक्ल में, या वेट इंटू जी, ठीक है। wg होता है हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो उसके अंदर स्टोर हो गया। इफ़ यू रन अप, कहता है अगर आप तेज़ी से दौड़ते हुए जाएंगे, यू कैन रीच द सेम हाइट, आप उसी हाइट पे ज़ाहिर है पहुंचेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे ना, शॉर्ट टाइम इंटरवल, जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी भी जाया जा सकता है, आहिस्ता आहिस्ता भी जाया जा सकता है, तो ज़ाहिर है कि दोनों तरह से तो टाइम जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। द वर्क डन इज़ द सेम, कहता है काम तो वही है जो आपने किया है इन आइदर केसेस। अगर आप दौड़ के जाते हैं, आहिस्ता जाते हैं, तो वर्क डन उतना ही हुआ है। बिकॉज द नेट रिजल्ट इज दैट, यानी कि फाइनल रिजल्ट क्या है, यू लिफ्टेड अप द सेम वेट, आपने वही अपना जो वेट है उसको लिफ्ट किया है टू द सेम हाइट है, उसी हाइट तक आप गए हैं। बट यू नो दैट, लेकिन आप जानते हैं, इफ़ यू रन अप द स्टेयर्स, अगर आप दौड़ते हुए जाएंगे सीढ़ियों पे से, यू वुड बी मोर टायर्ड, आप थक जाएंगे, ज़्यादा थक जाएंगे, देन यू वॉक अप स्लोली, अगर आप आहिस्ता जाते हैं। डेफिनेटली तेज़ी से जाएंगे तो थकना ज़ाहिर है वो होगा। इनफैक्ट हकीकत में देयर इज़ अ डिफरेंस इन द रेट। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कहते हैं कि हकीकत में ये फ़र्क होता है किस में, रेट में। अब ये जो लफ्ज़ है ना रेट, इसको आप समझ लें, जब भी रेट का लफ्ज़ आएगा ना किसी और टॉपिक के साथ भी, तो मतलब उसका यही होगा कि वो चीज़ जो है वो टाइम से डिवाइड हो रही है, या ये कह लें कि उसमें टाइम आ रहा होगा। रेट जो है उसके साथ जो है वो लिंक होता है, या ये कह लें कि जनरल फॉर्म में कि किसी चीज़ से उसको डिवाइड कराया जा रहा होता है, ठीक है। वो चाहे उसमें टाइम हो या कोई और चीज़ हो, तो रेट जो है ना ये डिवीजन में आता है। एट विच वर्क इज डन, कि किस रेट पे जो है वो काम किया जा रहा है, जल्दी किया जा रहा है, आहिस्ता किया जा रहा है। वी से दैट, हम फिर कहते हैं, यू एक्सपेंड मोर एनर्जी, आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दी है, व्हेन यू गो अप द स्टेयर्स, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, रैपिडली, तेज़ी के साथ, देन व्हेन यू गो स्लोली, जब आपके आहिस्ता जाते हैं। यानी जब आप तेज़ी के साथ जाते हैं तो आपने ज़्यादा एनर्जी लगा दी है, और जब आप आहिस्ता जा रहे हैं तो फिर आपने कम एनर्जी लगाई है। द कंसेप्ट ऑफ पावर कैन आल्सो बी एक्सप्लेन विद अनदर एग्जांपल, कहता है एक और एग्जांपल है, और ये ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, ये ऊपर वाली इतनी मज़ेदार एग्जांपल नहीं थी। कहता है जैसे हम मोटरें लगाते हैं पानी वाली, तो पानी वाली मोटर जो है एक हैवी किस्म की लगाई हुई है। जैसे बाज़ औक़ात वो जो ये आपने देखा होगा खेतों के अंदर हमने पंप लगाए होते हैं, अगर आप गाँव साइड पे जाएं तो वहाँ पे जब उस पंप को चलाया जाता है तो वहाँ से ज़्यादा पानी निकलता है, ठीक है। और उसके मुकाबले में जो घर में मोटर लगाई होती है तो वो पानी जो निकालती है वो थोड़ा निकालती है, तो ये उसकी एग्जांपल दे रहा है। अब बिगर मोटर, एक बड़ी मोटर जो है, ड्रॉज मोर वाटर, वो ज़्यादा पानी निकालती है ड्यूरिंग द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। यानी अगर एक एक मिनट या 5-5 मिनट से मिसाल के तौर पे, कि दोनों मोटरों को हमने 5-5 मिनट चलाया है, ठीक है, तो टाइम हमने एक जैसा रखना है, तो ज़्यादा क्या होगा कि वो जो खेत में हमने वो पंप लगाया हुआ है तो उसकी जो मोटर है वो उस 5 मिनट में बहुत ज़्यादा पानी निकाल देगी, और जो घर वाली मोटर है उसी 5 मिनट में उसने थोड़ा पानी निकालना है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो खेत के अंदर मोटर पंप लगाया हुआ है हमने बड़े वाला, उसका जो पावर है उसकी वो ज़्यादा है,
क्योंकि उसने उतने ही टाइम में ज़्यादा काम करके दिया। ठीक है, तो इस तरह से तो ये वो बात कर रहा है। अब देखें ये उसकी डेफिनेशन है जो हमें याद करनी है। पावर इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब ये असल बात, ये जो 5 लफ्ज़ है ना, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। मैंने कहा ना रेट में डिवाइड करते हैं। अब किससे डिवाइड करना है? यहाँ टाइम से। तो टाइम रेट इस तरह से याद करना है कि रेट किसके लिहाज से है? टाइम के लिहाज से। और किस का रेट ले रहे हैं? डूइंग वर्क, वर्क का रेट ले रहे हैं। तो वर्क को हमने ऊपर रखना है, टाइम पे डिवाइड करना है, तो उस लिहाज से पता चल जाएगा कितना। और आगे देखें मैथमेटिकली उसके जो फार्मूला है वो बना रहा है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, वर्क को ऊपर टाइम को नीचे। और वर्क को अगर हम W से शो कराते हैं, टाइम को T से कराते हैं, तो पावर P इज इक्वल टू W ओवर T। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। पावर ऑफ एनी एजेंसी, अब यहाँ एजेंसी का वर्ड यूज कर रहा है। एजेंसी बेसिकली वही है कि कोई भी चीज़, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ जो है वो उसकी पावर अगर हमने कैलकुलेट करनी है, कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, उसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट ऑफ टाइम है, 1 मिनट है, 1 सेकंड है, तो उसके अंदर उसने कितनी एनर्जी को ट्रांसफ़र किया है, कितना एनर्जी को आगे लेके गया है। अब ज़ाहिर है ये जो पंप से पानी निकाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफ़र ही हो रहा होता है। एक एनर्जी की शक्ल को दूसरी एनर्जी की शक्ल में तब्दील किया जा रहा होता है। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो ये भी हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद ये यूनिट्स हैं। ज़ाहिर है जब भी हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसकी यूनिट भी बनाते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर बनानी है तो देखें आगे भी मैंने बताया हुआ है कि जो फार्मूला होता है ना, वहीं से उसकी जो यूनिट है वो बनती है। अब वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट जॉल्स होती थी कि इतने जॉल्स काम किया है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। तो इसको चूंकि यूनिट डिफाइन करनी है तो एक एक के अंदर हम उसको ले आते हैं कि अगर जी 1 जॉल वर्क हुआ है, वर्क जो है 1 जॉल अगर हुआ है और कितने टाइम में हुआ है? 1 सेकंड में। अगर 1 सेकंड में 1 जॉल वर्क हुआ है तो उसकी पावर क्या होगी? 1 वाट। पावर को वाट में ज़ाहिर है उसकी यूनिट कहते हैं। सो ये देखें लिखा हुआ है 1 वाट इज द वर्क डन। 1 वाट जो है वो क्या होता है? वर्क डन होता है एट द रेट ऑफ 1 जॉल पर सेकेंड, 1 जॉल 1 सेकंड में। ठीक है, इस तरह से करके। सो सिंस बोथ वर्क एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटी, सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जब स्केलर से स्केलर ही बनना ना, स्केलर से वेक्टर तो नहीं बन जाना। तो इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है। स्केलर वेक्टर का पता है ना, स्केलर उसको कहते हैं जिसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, वो डायरेक्शन लेस होती है, बस नंबर होता है, मैग्नीट्यूड होती है वो चीज़। तो इसलिए ये भी मैग्नीट्यूड ही है, वैल्यू है, बस उस तरह से आएगा। सो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जॉल ओवर 1 सेकंड। और यहाँ उसको इस तरह से भी लिखते हैं जैसे उसने स्टैंडर्ड फॉर्म बताई होती है कि बजाय बटे में लिखने के उसकी यूनिट ऐसे लिखें, JS-1। और इसकी कहता है बिगर यूनिट भी होती हैं, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है। और ये आपने प्रीफिक्सेस पढ़े हुए हैं कि किलो जो है वो 10 की पावर 3 को कहते हैं, मेगा जो है 10 की पावर 6 को कहते हैं। तो इस तरह से बड़ी पावर भी है। और कहता है ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है, वहाँ पे ये जो पावर है उसको हार्स पावर में भी मेजर किया जाता है। और ये एक रिलेशन जो है ये याद रखना ज़रूरी है, MCQs वगैरह के अंदर आ जाता है कि 1 हार्स पावर जो है वो कितने वाट के बराबर है। तो 746 वाट ये हमें याद करना है। आगे उसने देखें एग्जांपल्स दी हुई है। अच्छा ये साथ उसने ये डू यू नो दिया हुआ है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है। इसको भी ज़हन में बिठाएं कि एनर्जी सेवर जो है वो कितनी पावर लेता है, 23 वाट होती है, ट्यूबलाइट की 40 वाट होती है, इलेक्ट्रिक फैन 80 है, एंड सो ऑन। इसको पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा AC जो है वो वाट खींच रहा है, 2500 वाट। इसने पावर ज़्यादा लगानी होती है, इसलिए हमारा बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा आता है। अब ज़ाहिर है आप आजकल लोग जो है वो सोलर की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल कर लेते हैं 5.5। इसका मैं मोटा मोटा बता देता हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ उसके साथ करा देता हूँ ज़्यादा डिटेल में। सो इसमें बेसिकली उसने ये कहा हुआ है कि 1000 kg की कार है जो चल रही है, एक्सेलरेशन उसका 4 मीटर पर सेकंड है, ये उसका ये वाली वैल्यू ये सारे लिखनी होती है ना आगे हमने। और 50 मीटर तक वो जाती है और 5 सेकंड में जाती है। तो पावर जो है उसका इंजन जो है वो कितनी जनरेट कर रहा है। अब ये उसका डाटा है, 1000 kg उसका मास है, 4 मीटर पर सेकंड उसका एक्सेलरेशन है, 50 मीटर उसका वो डिस्टेंस है, S है, और 5 सेकंड जो है ये उसका वो है टाइम। ठीक है, वो सारा हमने लिख लेना है। देखिए M लिखा, A लिखा, S लिखा, T लिखा, P फाइंड करना है। मैंने बताया था यहाँ तक ये जो चीज़ें लिखते हैं इसका 1 नंबर होता है, डाटा लिखने का 1 नंबर होता है। अभी हमने हल नहीं किया, अभी जस्ट डाटा लिखा है, उसका 1 नंबर। फर्स्ट वी शैल डिटरमाइन। अब ज़ाहिर है पहले क्या करेंगे, पहले कहता है कि आप फोर्स फाइंड कर लें, क्योंकि देखें वर्क डन ओवर टाइम कर रहा है ना। तो वर्क डन का फार्मूला क्या है? F × S।
फोर्स इंटू रेजिस्टेंस, तो फोर्स यहाँ पे नहीं है तो पहले फोर्स बना लेंगे, और जब भी फोर्स बनानी हो ये बेसिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, F में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये लगाएंगे, मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू दोनों को ज़रब दी, 4000 आ गया। ठीक हो गया। आगे चले, आगे W = Fs, वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ज़ाहिर है वो हम फार्मूला लगाते हैं। अब इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये 2 × 10⁵ जूल्स आ जाएगा, और फिर अब एंड पे पावर का फार्मूला लगेगा W/T, और वो उसको W को ऊपर रख के टाइम को नीचे रख के डिवाइड करेंगे, 40 किलोवाट बनेगा। अब अगेन ऐसे प्रॉपर समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आराम से हम जो न्यूमेरिकल करेंगे उसके साथ हम इसको समझ लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी बेसिकली किसी भी चीज़ से हम जब काम ले रहे होते हैं तो कितना काम हुआ। अब देखें, इसमें इस तरह से करते हैं कि इनपुट कितनी दी और आउटपुट कितनी मिली। एक मशीन है, उसमें हमने ऑयल डाला, कुछ चीज़ें डाली, उसको एनर्जी पहले प्रोवाइड की, क्योंकि ज़ाहिर है एक मशीन ने खुद बहुत तो नहीं चलना। अब फॉर एग्जांपल बिजली से चलने वाली मशीन है, तो जब उसको स्विच लगाएंगे तो पीछे से बिजली तो देनी है ना उसको, तो जो बिजली की एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी है वो हम उसको दे रहे हैं। अब कितनी दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल जी 100 वाट हम दे रहे हैं उसको। अब 100 वाट देने के बाद उससे आगे से मशीन ने हमें कितना काम करके दिया है। अब यहाँ एक बेसिक पॉइंट आपने याद रखना है कि जितनी हम इनपुट दें उतनी ही हमें आउटपुट नहीं मिलती। ठीक है, 100% कोई मशीन ऐसा नहीं कर सकती कि हम उसको जितनी एनर्जी दें उतनी ही एनर्जी का काम कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया होनी होती है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डाल के, तो सारे के सारे पेट्रोल की वजह से हम चलते नहीं हैं। कुछ पेट्रोल ज़ाया हो जाता है क्योंकि उसने हीट अप होना है, गर्म हो जाना है उस इंजन ने। ठीक है, उसकी आवाज़ भी पैदा होनी है। तो आपने पीछे पढ़ा था कि कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो ज़ाया हो जाती है। ज़ाया मतलब कि वो माहौल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसलिए इस तरह की, तो इस यहाँ से हम फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि कोई मशीन कितनी एफिशिएंट है। एक मशीन जो है वो 80% जो है वो एफिशिएंट है, एक मशीन 40% एफिशिएंट है। तो ज़ाहिर है जो 80% एफिशिएंट है उसका मतलब ये है कि उसको अगर 100 एनर्जी दी है तो उसने 80 की एनर्जी का काम कर दिया हमें, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट है। जो 90 तक का कर देगी और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन हम 100% नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें रगड़ की, फ्रिक्शन की कुव्वत है, ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहरहाल ये बातें हैं यहाँ पे, तो इसको ज़रा पढ़ते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ अ वर्किंग सिस्टम, कोई भी सिस्टम, कोई भी मशीन, उसकी जो एफिशिएंसी है टेल्स अस, हमें बताती है व्हाट पार्ट ऑफ द एनर्जी, एनर्जी का कौन सा हिस्सा कैन बी कन्वर्टेड इनटू रिक्वायर्ड यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का कौन सा हिस्सा उसको हम यूजफुल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जो हमारे काम आ जाए। एंड व्हाट पार्ट इज वेस्टेड आउट, और कितना पार्ट, कितना हिस्सा उसका ज़ाया हो जाता है एनर्जी का। द अवेलेबल एनर्जी फॉर कन्वर्जन इज यूजली कॉल्ड द इनपुट एनर्जी, यानी जो एनर्जी हम उसको देते हैं उसको हम इनपुट एनर्जी कहते हैं। एंड द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्म, जो हमारी, जो हम चाह रहे हैं कि उस फॉर्म में आए। जैसे हम बिजली का, वो मैंने आप ये लाइट लगाई हुई है तो इसको बिजली मिल रही है, तो वो लाइट की शक्ल में जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो हमारी आउटपुट है। ठीक है, और जो उसको करंट मैं उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इनपुट है। ठीक है, इस तरह से। अब ये उसकी डेफिनेशन है वो हमें याद करनी है। द रेशो, रेशो बेसिकली डिवीजन को कहते हैं, बटे को कहते हैं। मैथ के अंदर हम करते हैं ना, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे, तो जब भी एक ऊपर एक नीचे दिखते हैं तो वो रेशो होती है बेसिकली। द रेशो ऑफ यूजफुल आउटपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी की रेशो। ठीक है, आउटपुट को हमने ऊपर रखना है और जो टोटल इनपुट है वो नीचे रखना है, तो वो जो उसकी रेशो आएगी, एंड द टोटल इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड द एफिशिएंसी ऑफ द वर्किंग सिस्टम, उसको एफिशिएंसी कहते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन क्या है, रेशो है किसकी, आउटपुट की और इनपुट की, इस तरह से करके। और ये देखें उसने लिखा हुआ है एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल आउटपुट एनर्जी ओवर टोटल इनपुट एनर्जी। जितनी हमें यूजफुल मिल रही है, जो हमारा काम हो रहा है वो ऊपर लिखेंगे, और जितनी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, इनपुट एनर्जी दे रहे हैं, वो नीचे आएगी। और कहता है बाज़ औक़ात इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज जब भी बनानी हो 100 से ज़रब देते हैं। तो देखें वही फार्मूला अब हमने मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया, तो 100 से ज़रब दे तो फिर वो इस तरह से भी बन जाता है। सो कहता है इट इज़ फाउंड दैट एनर्जी आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन द एनर्जी इनपुट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो आउटपुट मिलती है हमेशा इनपुट से लेस होती है, कम होती है। ड्यूरिंग एनी कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कब, जब भी आप काम कर रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो एनर्जी का, सम एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट,
हीट की शक्ल में कुछ एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। नो डिवाइस हैज़ येट बीन इन्वेंटेड, कहता है अभी तक कोई हमने ऐसी चीज़ नहीं बनाई दैट मे कन्वर्ट ऑल द इनपुट एनर्जी इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट एनर्जी, कि वो सारी की सारी इनपुट को आउटपुट बना दे, ऐसी अभी कोई मशीन नहीं बनी। अब मज़े की बात है, इस तरह की अगर मशीन बन भी जाए तो उस मशीन का नाम हमने रखा हुआ है परपेचुअल एनर्जी मशीन, जो उसने ये नीचे टाइटल भी दिया है, क्योंकि फिर ऐसी चीज़ जहन में आती है कि ऐसी चीज़ बना सकें हम, जो कि यहाँ फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हुए मुश्किल है। अल्लाह ताला के पास जाके या किसी और जगह जाके बना सके, लेकिन यहाँ इस दुनिया में रहते हुए जहाँ में फ़िज़िक्स के लॉज के अंदर ये आता है, फ्रिक्शन की रगड़ की क़ुव्वत आती है, बाकी चीज़ों की, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है। किसी और जगह किसी और डायमेंशन में जाके हम कर सकें तो कर सकें, यहाँ नहीं हो सकता। दैट इज़ वाई अ सिस्टम कैन नॉट हैव एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। ये आपने याद रखना है, ये MCQs वगैरह के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कि 100% की एफिशिएंसी किसी सिस्टम में नहीं होती, किसी डिवाइस में नहीं होती। एज द एनर्जी लॉसेज आर इनएविटेबल, क्या कहते हैं ये लाजमी है, एनर्जी ने ज़ाया होना है इन दी वर्किंग ऑफ अ मशीन, हैंस एन आइडियल और परपेचुअल मशीन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, इसको हम नहीं बना सकते। और ये नीचे उसने बता भी दिया परपेचुअल एनर्जी मशीन क्या होती है। तो कहता है इट इज़ अ हाइपोथेटिकल मशीन, कहते हैं कि ये सोच में है, एक्चुअल में नहीं होती, मशीन है दैट कैन डू वर्क इनडेफिनेटली, जो हमेशा काम करती रहे, क्योंकि हमेशा काम तभी करेगी ना कि जब उसको हमने इनपुट एनर्जी दी और उतनी ही एनर्जी वो बना ले। तो हमारे जो रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 80% है, तो 20% अपने आप को चलाने के लिए यूज़ कर ले और वो चलती रहे, उसको फिर हमें एनर्जी देनी ना पड़े। जब एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी तो वो परपेचुअल हो जाती है। परपेचुअल का मतलब यही है कि वो खुद बहुद काम करती रहे, चलती रहे, चलती रहे। ये मैंने 1-2 टिकटॉक की वीडियोस में भी देखा था कि उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई थी, इधर से वो पॉइंट जा रहा है और आगे से वो फिर घूम के फिर आता है, वो घूमता रहता है, घूमता। वो ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, वो थोड़ी सी उन्होंने नज़र का धोखा बनाया होता है। अ परपेचुअल मशीन वुड हैव टू जनरेट मोर एनर्जी, कहता है एक ऐसी परपेचुअल मशीन में बनाएं जो खुद काम करे तो उसको ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी देन इट कंज्यूम, जो उसने इस्तेमाल करनी है। इफेक्टिवली प्रोड्यूसिंग एनर्जी फ्रॉम नथिंग, यानी मतलब ये है कि कुछ भी ना उसको दिया जाए और वहाँ से वो एनर्जी बनाए, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो नामुमकिन है। इन एनी रियल मैकेनिकल सिस्टम, जो भी हमारा सिस्टम हमने बनाई हुई है बड़ी बड़ी मशीनें, सम एनर्जी इज़ ऑलवेज लॉस्ट, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया हो जानी है हीट की शक्ल में, ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि वो फ्रिक्शन है उसके अंदर बिटवीन मूविंग पार्ट्स, जो भी उसके पार्ट्स चल रहे हैं, और एयर रेजिस्टेंस और हवा के रेजिस्टेंस भी जब हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं, दस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर अ मशीन टू कीप मूविंग विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। कहते हैं कि ऐसा फिर नामुमकिन हो जाता है कि कोई भी चीज़ पीछे से एनर्जी लिए बगैर ही चलती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कहता है ये उसी का एक नतीजा है, क्योंकि एनर्जी ने ज़ाया होना है तो वो उस फॉर्म में चली जाती है। दैट इज़ परपेचुअल एनर्जी मशीन इज़ नॉट वर्केबल, ये काम नहीं हो सकता। आगे ये उसने एग्जाम्पल 5.6 दी हुई है, अगेन छोड़ दें एग्जाम्पल्स, अब वहाँ करेंगे, ऐसे समझ भी नहीं आनी, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स के साथ करेंगे। और ये की पॉइंट्स ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें। पीछे तो हमने निशान लगाए ना पूरे चैप्टर के अंदर, डेफिनेशनों के निशान लगाए, वो याद करने हैं, फार्मूले याद करने हैं, वो आप कर लें, लेकिन उसके बाद आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि बाज़ डेफिनेशनें पीछे हमें नहीं मिलती, वो बाज़ डेफिनेशनें यहाँ पे बना देता है, तो वो आपने इधर से की पॉइंट से निकाल के याद कर लेनी है। फिज़िक्स के पेपर के लिए डेफिनेशनें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये छोड़नी नहीं है। तो की पॉइंट करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मैं आपको ये एक्सरसाइज शुरू करा देता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।